नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 7 का महत्वपूर्ण चैप्टर। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। ये अपने राजस्थान में भी लागू हो गई है, तो इसलिए अपन को एक बार दोस्तों इनको पढ़नी ज़रूरी है। और आप यदि इस वीडियो को फास्ट मोड में करके देखना सुनना या चाहें तो यहाँ पर दोस्तों 2 गुना का ऐसे साइन रहता है, यहाँ 3 डॉट पे, उस पर क्लिक करना, 2 गुना करके आप सुनना, अच्छे से सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी ऐड आए तो उसको स्किप मत करना, ऐड को पूरा देखना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इसमें दोस्तों ये चैप्टर देख लीजिए, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, नए राजा और उनके राज्य, दिल्ली के सुल्तान, मुगल साम्राज्य, शासकों और इमारतें, नगर, व्यापारी और शिल्पीजन, जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ईश्वर से अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृति का निर्माण, 18वीं शताब्दी में हुए नए राजनीतिक गठन। दोस्तों आज मैं पढ़ूंगा चैप्टर है ये वाला, दिल्ली के सुल्तान, ये पढ़ूंगा दोस्तों, आपको भी यही पढ़ाऊंगा मैं। बाकी के जो पहले 2 चैप्टर है दोस्तों वो जल्दी आपको करवा दिए जाएंगे, लेकिन अभी अपन दिल्ली के सुल्तान पढ़ेंगे। हो सकता है मैं शाम तक वीडियो अपलोड कर दूं, पहले चैप्टर का भी और दूसरे का भी, लेकिन अभी दोस्तों यही पढ़ेंगे, दिल्ली के सुल्तान। अच्छा चैप्टर है, ये पढ़ते हैं। सारे चैप्टर मिल जाएंगे दोस्तों आपको। पहला पार्ट है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। ये दोस्तों मतलब पढ़ने वाला से है सीधा ही, ज़्यादा फैक्ट नहीं है इसमें। दूसरा पार्ट है दोस्तों ये दक्षिण भारत से संबंधित है, इसमें फैक्ट ज़्यादा है लेकिन थोड़ा ये टफ है, इसलिए मैं आपको एक बार पढ़ा नहीं रहा क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा जो सेकंड पार्ट है उसमें, इसलिए आपको मैं सीधा तीसरा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। एक बार तीसरा पढ़ते हैं, उसके बाद पहला दूसरा अपन कवर कर लेंगे। ये है दूसरा, नए राज्य और उनके उदय। ये दक्षिण भारत वाला है दोस्तों, तो थोड़ा ऊपर से जाएगा नहीं तो आपके, इसलिए मुगल वाला पढ़ लेते हैं, पढ़ते याद हो जाएगा, ठीक है, बाद में ये करेंगे अपन। तो ये पार्ट है दोस्तों दिल्ली के सुल्तान, और अपनी दोस्तों 6ठी क्लास एनसीईआरटी है वो भी अपन कर लेंगे धीरे धीरे। तो ये है दोस्तों दिल्ली के सुल्तान। देखिए हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे बड़े क्षेत्र राज्य के केंद्र बन गए थे। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किसी राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो? इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। यानी दोस्तों दिल्ली है वो शहर कब बना? 12वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शहर बना था, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए तालिका फर्स्ट पर नजर डालिए। पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी? 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहान या चाहमान ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप ध्यान रखना। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। तो देखिए जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे। तो देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के डाले जाते थे जो काफ़ी समय में प्रचलित थे। अब देखिए नीचे 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक राजधानी में बदल गई। तो देखिए दोस्तों 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और दिल्ली किस में बदल गई? राजधानी में बदल गई। तो दिल्ली राजधानी में कब बदली? 13वीं शताब्दी में बदली दोस्तों। इससे पहले दोस्तों 12वीं सदी में ये एक शहर मात्र था, ध्यान रखना, ठीक है। 1912 में दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया था? ये महत्वपूर्ण घटना है लेकिन यहाँ से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था और 1912 में उन्होंने अंग्रेजों ने, ये बात तो पहले की है जो अपन इतिहास में अभी पढ़ रहे हैं, ये बात तो बहुत पहले की है, लेकिन यहाँ आपको बता जाता हूँ ताकि क्योंकि मेरे ध्यान में आ गई। 1911 में दोस्तों दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार लगा उसी टाइम दोस्तों राजधानी कोलकाता से दिल्ली करने की बात कही गई और 1912 में दोस्तों राजधानी दिल्ली परिवर्तित कर दी गई थी भारत की
कोलकाता से। ये आगे की बात है आधुनिक भारत की, यहाँ की नहीं है, लेकिन यहाँ बता मैं इसलिए गया क्योंकि दिल्ली का नाम आया था इसलिए, ठीक है। तो 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बड़े क्षेत्रों पर फैला था। तालिका फर्स्ट पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों की पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनी। अब देखिए दोस्तों, ये तालिका देखिए आप एक बार। दिल्ली के शासक देखिए, राजपूत वंश, राजपूतों में सबसे पहले तोमर, फिर अंगपाल या अनंगपाल, चौहान, पृथ्वीराज चौहान। तो ये थे दोस्तों चौहान, यह राजपूत शासक। देखिए तोमरों का शासन कब से कब रहा? आरंभिक 12वीं सदी से 1165 तक। अनंगपाल का कब तक रहा? 1130 से 1145। और चौहान 1165 से 1192। और पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192। पृथ्वीराज चौहान का दोस्तों ध्यान में रखना, 1175 से 1192। और वैसे पूछ ले दोस्तों तो राजपूत वंश ये आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1192, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक तुर्की शासक। तुर्की शासकों में दोस्तों 1206 से लेकर 1290, ठीक है। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। बहुत इंटरेस्ट आने वाला है दोस्तों, ये सारे के सारे अपन वंश अब पढ़ेंगे तो देखना कितना आनंद आपको आएगा। दूसरा लेसन है दोस्तों आपको पढ़ा दूंगा क्योंकि वो दक्षिण भारत से संबंधित है, इसलिए मैंने एक बार वो लिया नहीं, क्योंकि वो यदि शुरू कर दूंगा सीधा ही तो उसमें आपके गोलमाल हो जाएगी कहानी। तो इसलिए एक बार ये पढ़ते हैं क्योंकि ये पढ़ते याद हो जाएगा, फिर इंटरेस्ट आएगा एनसीईआरटी में, क्योंकि आज ही शुरू की है, 6ठी क्लास बाद में करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखिए खिलजी वंश। खिलजी वंश की यदि बात करूँ दोस्तों तो 1290 से 1232 तक। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, ठीक है। 1290 से लेकर के 1320 तक खिलजी वंश रहा था। तुगलक वंश देखिए 1320 से लेकर 1414। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर के 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388। अब दोस्तों एक होता है इतिहास में टाइम टेबल, टाइम चार्ट बोलते हैं उसको, ऐसे टाइम चार्ट बनता है, आप भी बनाना सीखें, ठीक है। इस तरह से टाइम चार्ट, जैसे यहाँ से मैंने 1 से शुरू कर दिया 100 तक, फिर यहाँ 5 आ गया तो 1 से 5 तक किसका शासन रहा, यहाँ आ गया जैसे 7 तो 7 से लेके यहाँ मतलब आगे ये 10 है तो यहाँ इसके बीच किसका शासन रहा। इस तरह से दोस्तों टाइम चार्ट होता है, उसकी भी आप हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों सैयद वंश। सैयद वंश रहा था दोस्तों 1451 तक, 1414 से 1451 तक। लोधी वंश रहा था 1451 से लेके 1526 तक, ठीक है। ये 1451 से 1526 तक लोधी वंश रहा, ठीक है। बहलोल लोधी ने शासन किया था 1451 से लेके 1489 तक। तो ये दिल्ली सल्तनत से संबंधित है दोस्तों। अब अभी अपन पढ़ेंगे सारी चीज़ें, लाई दरवाजा, दिल्ली के सुल्तान कौन कौन थे, उनका शासन वगैरह कैसे क्या रहा, सब चीज़ें पढ़ेंगे। इल्तुतमिश का ये मकबरा है दोस्तों, देखिए अभी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। तो तालिका फर्स्ट अपन ने देख ली। जिसके इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वह इन सुल्तानों के वहाँ के सुल्तानों ने अनेक नगर बसाए। मानचित्र फर्स्ट को देखकर दिल्ली एक कुन्हा, सीरी और जहांपना की पहचान कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटड़ा, ये यमुना नदी का मार्ग इधर देखिए दोस्तों, देखिए हौज खास, सीरी, जहांपना, दिल्ली एक कुन्हा, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, ये तुगलकाबाद, आदिलाबाद, ये दोस्तों आप एक बार मैप पे देख सकते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों आपकी थोड़ी कहानी समझ में आई होगी, ठीक है। यानी महत्वपूर्ण चीज़ों पे एक बार फिर नज़र डालता हूँ मैं, देखते जाना इतने में। देखिए पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली साम्राज्य की राजधानी बनी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यानी तोमरों के समय दिल्ली क्या बनी थी, राजधानी बनी थी। और सबसे पहले दोस्तों राजपूतों का शासन शुरू हुआ था, हमने तालिका फर्स्ट में देख लिया। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के
चौहानों ने परास्त कर दिया था। और दोस्तों बाद में किसका आ जाता है, चौहानों का शासन आ जाता है। ठीक है, और दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गई थी। आगे चल करके दोस्तों पूरा क्रम हम पढ़ ही रहे हैं, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे का पार्ट है वो। तो देखिए दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसी, देखिए हालांकि अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य भवनों का निर्माण कला यानी सिक्कों के माध्यम से भी और स्थापत्यों के माध्यम भी सुल्तानों के बारे में जानकारी मिलती है, के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है। मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, तवारीख है जो सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए। तो दोस्तों दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी देने के लिए उनके सिक्के, स्थापत्य कलाएं, उनके द्वारा लिखे गए जो प्रशासनिक लेख थे उनसे, या उस समय कोई भी पुस्तक वगैरह लिखी गई उनसे, और उस टाइम दोस्तों फारसी भाषा चलती थी, तो फारसी भाषा में अधिकतर ग्रंथ लिखे गए। ठीक है, अब देखिए तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का भी वर्णन करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। अब इधर देखिए दोस्तों पांडुलिपि। पांडुलिपि क्या होती है दोस्तों, आपको पता है। पांडुलिपि में प्राचीन जानकारियां मिलते हैं, यानी कोई भी शासक होता था, जैसे अपन बही नहीं लिखते हैं क्या अपने घरों में कि उसने हमें इतना मतलब वहां पर इतने पैसे दिए, ये सराय बनवाई, ये ऐसे किया वैसे किया, वैसे दोस्तों पांडुलिपियां लिखवाते थे शासक। देखिए इसके लिए क्या होता है, पांडुलिपि को तैयार करने के 4 चरण: कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघला कर उसका प्रयोग करना, जिल्द तैयार करना। इस तरह से दोस्तों पांडुलिपियां प्रत्येक शासक अपने बनवाते थे। पांडुलिपि तैयार कर रहे हैं, देख लीजिए। अब देखिए न्याय चक्र। 13वीं सदी के इतिहासकार फक-ए मुदबिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता था। सैनिक केवल वेतन के बिना नहीं जी सकते थे। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासक को बढ़ावा दे। तो देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात कही है न्याय चक्र के बारे में कि राजा है, राजा का काम सैनिकों के बिना कभी नहीं चल सकता। यदि सैनिक है तो राजा है, सैनिक नहीं है तो राजा नहीं होगा। और सैनिक तभी काम करेंगे जब उनकी पेट पूजा के लिए उनको वेतन मिलेगा, और वेतन उनको कहाँ से मिलेगा, किसानों से मिलेगा। किसान कैसे देंगे, कर चुका कर देंगे। और किसान कर कब देंगे, जब किसान खुशहाल रहे, यानी उनका शासक है, उनका राजा है, वो क्या हो, न्यायप्रिय और ईमानदार प्रशासक हो। कितनी अच्छी बात लिखी है। देखिए 13वीं सदी का इतिहासकार था फक-ए मुदबिर, तो ध्यान रखना फक-ए मुदबिर ने ऐसी बात कही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये कुछ और बातें ध्यान में रखें। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में शायद ही कभी रहते हो। तो ध्यान रखना तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, गांव में वे शायद ही रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिश से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। देखिए दोस्तों 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। आगे कहानी आएगी इसकी पूरी। उस युग के इतिहासकार कौन थे? मिनहाज ए सिराज। मिनहाज उस सिराज ने यह स्वीकार कर लिया था कि रजिया में वो गुण थे जो उसके भाइयों में नहीं थे। ठीक है,
रजिया के पापा ने तो इसके भाई को बैठा दिया था सिंहासन पर, लेकिन रजिया ने उसको हटा करके मतलब रजिया को सुल्तान जो इल्तुतमिश है वो शासक बनाना चाहता था, लेकिन इसकी माँ है उसने अपने बेटे को बैठा दिया था सिंहासन पर, बहराम शाह। लेकिन इसने क्या किया, उसको हटा करके ये गद्दी पर बैठ गई थी। तो ये आगे पूरी कहानी आ जाएगी, अपन देखते हैं। तो ये एक बार इसने समझाया है मिनहाज ए सिराज ने कि जो रजिया थी उसमें गुण सारे थे और अपने भाइयों में वो योग्य भी थी, लेकिन एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था, दरबारी जन भी नहीं दे पा रहा था, और स्वतंत्र रूप से उसके खुद को शासिका घोषित करने से जो जन वर्ग था वो भी खुश नहीं था। 1240 में से हटा भी दिया गया था। अब देखिए जन्मसिद्ध अधिकार। जन्मसिद्ध अधिकार जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। नेक्स्ट देखिए लिंग भेद। स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। ये लिंग भेद है दोस्तों, यानी उस टाइम की बात है, ये अब तो नहीं है। नेक्स्ट देखिए रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। अब देखिए मिनहाज ए सिराज ने रजिया के बारे में क्या बताया है आगे। मिनहाज ए सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए, और रानी का शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता है। इसलिए वह पूछता है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। ये किसने लिखा? मिनहाज ए सिराज ने। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुकमा देवी या रुद्रमा देवी एक ही बात है। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी यानी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया। तो देखिए तीन चीजें आ गई। रजिया सुल्तान उस टाइम की कहाँ की शासिका? दिल्ली की, ठीक है। और दोस्तों उसी से जुड़ी 1262 से 1289 वारंगल क्षेत्रीय आंध्र प्रदेश में पड़ता है। वहाँ काकतीय वंश की एक रानी थी रुद्रमा देवी। और दोस्तों रुद्रमा देवी ने खुद को मतलब पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और एक कश्मीर की शासिका हुई थी महिला शासिका रानी दिद्दा 900 से 1000, ठीक है 1003। इसे लोग दिद्दी कहकर पुकारते थे और प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को स्नेह भरा संबोधन दिया होगा, ठीक है। अब देखिए मिनहाज ने अपने शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार भी यही थे? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? इसलिए था दोस्तों, सीधी सी बात है, क्योंकि उस टाइम पुरुष वर्ग को महत्व अधिक दिया जाता था, इसलिए महिला के लिए शासक बनना मुश्किल था। दूसरा बात यह कि महिला को पर्दे तक सीमित रखा जाता था, यानी पर्दे तक का बात मतलब पर्दे तक की बात यह है कि महिला है वो मतलब घर तक ही सीमित रहे, ऐसी उस टाइम भी धारणा थी। नेक्स्ट देखिए दिल्ली सल्तनत का विस्तार गेरिसन शहर से साम्राज्य तक। तो ये मैप में आप देख सकते हैं दोस्तों, गेरिसन शहर से साम्राज्य का विस्तार देखिए। गमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर दिखाए गए हैं इसमें। तो ये मैप आप देख सकते हैं। कुहाराम, बदायूं, अवध, बनारस, लखनौती, रणथंभौर, अजमेर, कासली, उच्च, मुल्तान, ये सारे और नदियां भी दर्शाई गई है। अब देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन का मतलब होता है दोस्तों रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां। अब गैरिसन किसे बोलते हैं? रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को गैरिसन कहा जाता है। के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद
शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर भी निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध यथा यहाँ तक कि मौसम खराब से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासकों को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा गाड़ देते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका विस्तार गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल तक था। सल्तनत के भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब से जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहकों तथा चरवाहों को उनके पर्यायवास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहित किया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले और शहर बनवाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। अब मानचित्र 3 देखिए। मानचित्र 3 देखते हैं दोस्तों। इससे पहले ऊपर ये थोड़ी सी चीज साइड में रह गई थी, देख लीजिए। भीतरी शहर किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, ये भीतरी प्रदेश थे। गैरिसन शहर किलेबंदी बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे उसे क्या कहते थे? गैरिसन शहर। ठीक है, तो ये गैरिसन शहर क्या है ये भी आपके समझ में आ गया। किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे। अब देखिए दोस्तों, आपको मानचित्र 3 दिखा देता हूँ। ये है मानचित्र 3 दिल्ली। इधर देखिए गुजरात, चित्तौड़, रणथंभौर, ये विजय अभियान के बारे में दोस्तों। मांडू, देवगिरी, ठीक है, होयसल, तंजावुर, मदुरै, ठीक है, वारगल 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 के बारे में पढ़ा था दोस्तों। वारगल में काकतीय वंश, यहाँ की एक महिला शासिका भी हुई। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। ये अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण अभियान है, ये आगे अपन पढ़ लेंगे, पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुएं अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसके शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूल करते थे, लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और प्रभावी था। नेक्स्ट देखिए, ये दोस्तों मानचित्र अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुवत, ये दोस्तों देख जाते हैं। 12वीं सदी के आखिर दशक में बनी कुवत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनार, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में शहर को दहलीए कुन्हा, पुराना दिल्ली या पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई। तो ये देखिए दोस्तों, आप कितना अच्छा नज़ारा है। मस्जिद की बात करें दोस्तों, अरबी भाषा का शब्द है मस्जिद। किस भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा का मतलब होता है दोस्तों घुटने और माथा टेकना, उसे बोलते हैं सजदा। घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जामा मस्जिद
इसे मस्जिद ए जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्रित होकर एक साथ नमाज पढ़ते हैं, उसे जामा मस्जिद बोलते हैं। अब जामा मस्जिद क्या होती है? वह मस्जिद जहां अनेक सारे मुसलमान एक साथ बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, उसे जामा मस्जिद बोलते हैं। ठीक है। और मस्जिद का मतलब क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है एक साथ मुसलमान बैठ करके सजदा करते हों, अल्लाह की आराधना करते हों। ठीक है। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं। दोस्तों देखो कितनी अच्छी शब्दावली है, इमाम। ये जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, मैं महत्वपूर्ण चीजें हैं उस पर आपको अंडरलाइन एक बार दोबारा ले जाऊंगा। मैं इमाम के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मादेश यानी खुतबा भी देता है। यानी खुतबा कब देता है इमाम? शुक्रवार को, तो ध्यान रखना। यानी शुक्रवार को इमाम है वो धर्मा आदेश देता है, धर्मोपदेश देता है। यानी ये कहता है कि अल्लाह ये कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, गुनाह नहीं करना चाहिए, धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, इस तरह की दोस्तों उपदेश देते हैं। ठीक है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा करके किबला, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। देखिए दोस्तों, मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। कितनी अच्छी शब्दावली है, किबला। अब देखिए दोस्तों, इधर क्या दिया हुआ है ये भी देख लेते हैं। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहापना यानी विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। तो दोस्तों बेगमपुरी मस्जिद के बारे में ध्यान रखना, यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहापना यानी विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। अब देखिए दोस्तों ये मस्जिद। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिद बनाई गई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। समान आचार संहिता और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न करने में भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आते थे। यानी दोस्तों मस्जिद एक जो ऐसा स्थान था वो इनको एक समुदाय के रूप में, एक संगठन के रूप में जोड़ने वाला स्थान था। मोट की मस्जिद, इधर देखिए दोस्तों, मोट की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में यह उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। तो मोट की मस्जिद किसके शासनकाल में? सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई। अब इधर देखिए दोस्तों चित्र 5 देखिए, जमाली कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित की गई। अब ये ऊपर दोस्तों चित्र है। इन मस्जिदों की समानता और असमानता ढूंढ निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये दोस्तों आप कोशिश करना। अब है दोस्तों खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन नजदीक से एक नजर। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंत और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन सुल्तानों को फारसी में बदगा कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों ध्यान रखना, इन सुल्तानों को फारसी भाषा में क्या कहते थे? बदगा। देखिए दोस्तों यहाँ अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी? सिर्फ शब्दावली सीखने के लिए। कहानियां सबको पता है दोस्तों इनके बारे में, लेकिन ये शब्दावलियां हैं ये महत्वपूर्ण है। लास्ट में एक बार मैं उन फैक्टों पर अंगुली फेरूंगा ताकि आपके एक बार दोबारा आंखों से निकले। तथा इन सैनिकों तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। उन्हें राज्य के कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूंकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास करता था। नेक्स्ट देखिए, बेटों से बढ़कर गुलाम। कितनी बड़ी बात है दोस्तों। गोरी था ना, गौर प्रदेश का शासक था दोस्तों, और इसका गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक है, गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। कहा जाता है गौरी ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत को
जीत लिया गोरी ने, और गोरी ने यहाँ का मतलब शासक किसको बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक कभी खुद को मालिक से ऊपर नहीं समझता था। कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था और गुलाम की तरह ही दोस्तों वो रहता था। यानी वो खुद कभी मतलब अहंकार नहीं करता था कि मैं शासक हूँ, और ना ही वो जब तक गोरी जीवित था खुद गद्दी पर बैठा। तो देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, गुलाम बेटों से बढ़कर होते थे। अब यहाँ पर ये चीज़ बताई भी गई है देखिए। और इसीलिए दोस्तों 1206 में जब गोरी की पहले मृत्यु हो जाती है 1206 में, दिल्ली का ये दोस्तों सुल्तान बन जाता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है। ये पूरी कहानी आगे अपन पढ़ेंगे। देखिए सुल्तानों को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को अपने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी जिंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने का कोई कारण समझ में आता है? तो ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट देखिए, खलजी तथा तुगलक शासक बदगा का इस्तेमाल करते थे और साथ ही अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अनेक लोगों को सेनापति, सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। अब देखिए दोस्तों, आश्रित किसे कहते हैं? बदगा अपन देख चुके हैं। जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षक में रहता हो उसे आश्रित कहते हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उन उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। दोस्तों आप इसको 2 गुना में करके सुनना, नहीं तो वीडियो आपको बहुत लंबा लगेगा, यानी फास्ट मोड में करके सुनना। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर अपने उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्राय नए और पुराने सरदारों के बीच टकरार शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। अब देखिए, सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, यानी शराब बनाने और बेचने वाला ये कलाल होता है, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तबाख नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, निम्न वर्ग के थे, इनको ऊंचे वर्ग पर बैठाया। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो ये जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में प्रकट किया है कि निम्न वर्गों को इन्होंने उच्च पदों पर प्रशासित किया। ये ऐसा कहता है जियाउद्दीन बर्नी, इतिहासकार मोहम्मद तुगलक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता। याद रखना दोस्तों, इक्ता क्या है? पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाके, तो भिन्न भिन्न आकार के इलाके जहाँ पर सूबेदारों को नियुक्त किया जाता था वो इलाके क्या कहलाते थे? इक्ता कहलाते थे। क्या कहलाते थे? इक्ता। यानी भिन्न भिन्न प्रांत जहाँ सूबेदारों को नियुक्त किया जाता था वो प्रांत थे, उनको इक्ता कहते थे। ठीक है। और इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार या मुक्ति कहते थे। क्या कहते थे? इक्तदार या मुक्ति कहते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना, यानी सूबेदार को इक्तेदार या मुक्ति कहते थे, और इक्ता वो प्रांत, और मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना, यानी अपने प्रांत। इक्ता का मतलब आप प्रांत समझिए।
अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाके से राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी तनख्वाह देते थे। मुक्ति लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से न चले और उन्हें कोई भी इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उनका स्थानांतरण कर दिया जाता था, इन्हें ट्रांसफर हो जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखाधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूली और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब यानी जितनी आय हो वहां से उसके हिसाब से ही वहां पर सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, यानी स्थानीय सामंत थे उनसे कर लगाने के अधिकार है वो छीन लिए गए, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। अब देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ऐसा हुआ, जो स्थानीय सामंत थे ना उनसे भी कर, मतलब पहले स्थानीय सामंत कर लेते थे, अब स्थानीय सामंतों से कर लेना तो दूर, उनसे ही कर लेना शुरू हो गया था, ये अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अब देखिए, कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उसमें 3 तरह के कर थे। कृषि कर, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के समय या सल्तनत काल के समय 3 प्रकार के कर थे, ध्यान रखना। खराज दोस्तों कृषि कर था। खराज कौन था? कृषि कर था, और जो किसानों की उपज का लगभग 50% होता था। देखिए दोस्तों, 50-50, यानी 50 तेरा 50 मेरा, यानी 50% था दोस्तों। एक था दोस्तों मवेशियों पर लगने वाला कर और एक घरों पर लगने वाला कर। 3 तरह के कर थे। खराज कृषि पर लगने वाला कर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिनमें पेठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी, यानी वहां मतलब टिकना मतलब वहां ठहर ही नहीं सकती थी, ऐसे स्थान थे। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। यानी ऐसे दोस्तों जंगल वाले इलाके थे, वहां पर वापस उनका अधिकार हो जाता था स्थानीय सरदारों का। सरदार और उनकी किलेदारी। देखिए, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। तो ध्यान रखना दोस्तों, इब्न बतूता कौन था, ये कहाँ से भारत आया, तो मोरक्को से आया था दोस्तों। और मोरक्को पड़ता है दोस्तों अफ्रीका में। देखो कितनी बड़ी बात बता दी, छोटी सी। देखिए, इब्न बतूता ने बताया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे, और कभी कभी गब्बर ध्यान आया कुछ, गब्बर वाली फिल्म, वो सरदार वैसे ही। देखिए, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोल नहीं होता था, भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूती के होते हैं। ये बांस की बात हो रही है। सरदार इन जंगलों में रहते थे, यानी बांस के जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए किले की
प्राचीर का काम करते थे, यानी बांस के पेड़। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता था, अर्थात एकत्रित वर्षा का जल। इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता था। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। तो ये दोस्तों सरदारों के बारे में या सरदारों के शासन के बारे में अफ्रीकी मोरक्को देश के 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बताया। तो 14वीं सदी में आया था इब्न बतूता। कब आया था? 14वीं सदी में। कहाँ का था? मोरक्को का। कहाँ का? मोरक्को का। देखिए, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांस आक्शियान यानी आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। आइए देखते हैं दोनों सुल्तानों की इन चुनौतियों का सामना कैसे किया दोनों सुल्तानों ने। अब देखिए दोस्तों, इधर अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर 2 बार हमले हुए, 1299 1300 में और 1302 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। तो ध्यान रखना, सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर किसने बनवाया था अपने सैनिकों के लिए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। सैनिकों के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठी करके हल किया गया। तो दोस्तों, सैनिकों का पेट भरने के लिए कहाँ से कर लिया गया? गंगा यमुना क्षेत्र से। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर लिया गया। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के रूप में खिराज कर, कृषि कर बात की थी अपने पीछे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यही देख लेते हैं अपन, बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। इधर देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। दोस्तों, इक्ता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किस सुल्तान ने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया। देखिए, सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमतों पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें सजा मिलती थी। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इधर देखिए दोस्तों, मोहम्मद तुगलक के बारे में देख लेते हैं। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ, मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधन का इतना विश्वास था उसे कि उसने ट्रांस आक्शियाना यानी उज्बेकिस्तान पर आक्रमण की योजना बना ली। एक नई स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कुन्हा को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी इसने। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में नई राजधानी दौलताबाद भेज दिया, यानी इसने अपनी नई राजधानी दौलताबाद बनाई होगी। बात ही है, ठीक है। सेना को खिलाने के लिए उस इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इस दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की
कागजी मुद्रा की तरह टोकन यानी सांकेतिक मुद्रा चलाई। तो ध्यान रखना दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई थी, तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, मोहम्मद तुगलक। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे। अपने सोने चांदी के सिक्के वे बचा कर रख लेते थे और अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से चुकाते। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका नियंत्रण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना को भंग कर दिया। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गई। दौलताबाद ले जाए जाने से लोग बहुत नाराज थे। करों में वृद्धि और गंगा यमुना के दोआ में अकाल से विक्षुब्ध जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। तो ये दोस्तों अपन ने तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा इनका। अब देखिए, इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हम कभी कभी भूल जाते हैं कि सुल्तान के इतिहास में पहली बार दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्सा थे। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में सल्तनत। तो इसके लिए दोस्तों अपन को तालिका फर्स्ट एक बार पुनः देखनी होगी, देख लेंगे बाद में। नेक्स्ट देखिए, आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1226 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। उनकी राजधानी समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इस काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया। तो शेरशाह सूर बिहार, ठीक है। और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं यानी 1530 से 1540, बाद में इसका शासनकाल 1555 से 1556 तक। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। देखिए दोस्तों, शेरशाह कितना मतलब खतरनाक बना बाद में। हालांकि सूरवंश ने केवल 15 वर्ष यानी 1540 से 1555 तक शासन किया था। बाद में दोस्तों वापस हुमायूं आ जाता है, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई इलाकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605, ये काल दोस्तों ध्यान में रखना है अपन को, ने मुगल साम्राज्य को समेकित किया। तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को भी अपनाया था। अब देखिए दोस्तों, 3 श्रेणियां देखते हैं ये क्या है। ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। इसके अनुसार समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया: प्रार्थना करने वाला वर्ग, युद्ध करने वाला वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। ये थी दोस्तों 3 श्रेणियां। 3 वर्गों में समाज के इस विभाजन को ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिलती थी। इस विभाजन से योद्धाओं का एक नया समूह उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाइट कहा जाता था। ईसाई धर्म एक समूह को संरक्षण देता था और अपनी ईश्वरीय शांति की अवधारणा के प्रसार में इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपनी अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा में समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करके भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों की एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड यानी धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा
धर्म की सेवाओं में किए गए इन अभियानों ने नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस में 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे एक सदी बाद इन योद्धाओं की दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग लोग भी नाइट कहलाने लगे। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ इतनी ये बात समझाना चाहता है अपन को कि क्रूसेड धर्म युद्ध क्या है, बस इतना ही ये समझाना चाहता है। अब दोस्तों ये अपने प्रश्नोत्तर आ गए, इनको आप हल करना। आपके लिए प्रश्नोत्तर देखिए, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी? किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? इब्न बतूता किस देश से भारत आया? इन सब के मुझे आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दोगे। नीचे देखिए दोस्तों, न्याय चक्कर क्या था? और सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा आप क्या समझते हैं? इक्ता क्या था? तारीख क्या थी? गैरिसन क्या था? ठीक है, खराज क्या था? ये शब्दावलियाँ भी आप दोस्तों कोशिश करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं बता चुका आपको। गैरिसन, ठीक है, तारीख और खराज अभी जिक्र किया मैंने, तो इन चीज़ों को आप देखना। एक बार पुनः दोस्तों अपन वो टेबल देख जाते हैं चलते चलते। ये रही वो टेबल सास कोमाली। ये देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्नों के तो जवाब आपको यहीं मिल जाएंगे। राजपूत वंश दोस्तों, राजपूतों में सबसे पहले दिल्ली पर तोमरों का शासन हुआ था, आरंभिक 12वीं शताब्दी से 1165। फिर अनंगपाल 1130 से 1145, चौहान 1165 से 1192, पृथ्वीराज चौहान का शासन 1175 से 1192 तक। फिर प्रारंभिक तुर्की शासक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह। तो दोस्तों 1206 से 1290 तक प्रारंभिक तुर्की शासक रहा कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से 1210 गोरी का गुलाम इल्तुतमिश 1210 से 1236, रजिया 1236 से 1240, गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287, खिलजी वंश 1290 से 1320, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, तुगलक वंश 1320 से 1414, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388, और सैयद वंश 1414 से 1451, और लोधी वंश 1451 से 1526। तो ये आज का चैप्टर था दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर के साथ।